नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। संसद में सुरक्षा में चूक मामले में विपक्ष का हंगामा और फिर निलंबन की कार्रवाई, लेकिन असल पॉलिटिक्स तो अब शुरू हुई है। संसद की दोनों सदनों में काफी शोर शराबे और हंगामे के चलते जिस तरह से विपक्ष के तकरीबन 150 सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई, उससे चर्चा तो खूब हुई है, लेकिन इससे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल पा रहा था शायद। इसलिए अब जो विपक्षी नेताओं ने चाल चली है, उससे उन्हें राजनीतिक फायदा हो सकता है। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसदों पर कथित तौर पर सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। सत्ता पक्ष इस मामले को हवा देते हुए विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित होने के चलते सदन में बोलने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। यानी खड़गे साहब ने राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी की तरह दांव चलते हुए दलित कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा, दलित हूं इसलिए बोलने नहीं दिया गया। उधर अपने आप को दलित हितैषी बताने वाली पार्टी और अपने आप को दलित मसीहा साबित करवाने वाली मायावती ने खड़गे के नहले पर दहला दे मारा। बसपा मुखिया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने सभापति के मजाक उड़ाने की घटना और सांसदों के निलंबन पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, संसदीय इतिहास की यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निलंबित सांसदों द्वारा संसद परिसर में सभापति का मजाक उड़ाना अनुचित और अशोभनीय है। मायावती का कहना है कि बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सभी की है और सभी को मिलकर इसे बचाना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मायावती ने खड़गे के दलित हूं बोलने नहीं दिया जा रहा है वाले बयान से दूरी बनाते हुए मिमिक्री के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो दी है और खड़गे के दलित कार्ड की काट करने की कोशिश की है। तो संसद से उत्तर प्रदेश तक मामला दलित वोटों से जुड़ा हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। उन युवाओं ने इस बात को कहा जो संसद के अंदर गए, हम बेरोजगारी से परेशान हैं। विपक्ष ने इस पर चिंता जाहिर की, राहुल गांधी जी ने जाहिर की, इंडिया गठबंधन ने जाहिर की, लेकिन भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आई कि संसद पर उस पर चर्चा कराते। केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी उन युवाओं के लिए की है और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से उन्होंने घमंडिया बताने की कोशिश की है, देश का जनमानस देख रहा है। 2024 में ऐसे अहंकारियों का सफाया करेगा, इनको सत्ता से बाहर करेगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा संसद भवन के परिसर के अंदर राज्यसभा के महामहिम सभापति का अपमानजनक नकल करना और घमंडिया गठबंधनों के सांसदों के द्वारा सार्वजनिक रूप से फाका लगाकर उनका उपहास उड़ाना, उनका सार्वजनिक मजाक उड़ाना और एक दल के युवराज के द्वारा उसका वीडियो बनाना, उस पर हंसना, ये दिखाता है कि INDIA के लोगों की मानसिकता किस स्तर पर आ गई। क्या माननीय जगदीप धनखड़ का अपमान कांग्रेस और उनके नेताओं ने किया, ये जो बड़े परिवार से नहीं आते। अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और खुद कल्याण बनर्जी को माफी मांगने के बजाय इस मुद्दे को भटकाने के काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अच्छा, सपा भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि घोसी में जो दलित साथ आए थे, ऐसा ना हो कि वो कहीं और चले जाएं, या जाटों का जो समर्थन जिन चौधरी की पार्टी को मिल रहा था वो भी सपा के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर इधर जाते हैं तो भी दिक्कत है, उधर जाते तो सपा के लिए तो प्रॉब्लम है। इसलिए उन्हें हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई और मुद्दे नहीं है, उन पर बात नहीं कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर तो वो बुझते हुए नजर आए। अखिलेश जी साहब, चलिए मेहमानों से मुलाकात आपकी करवा दें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, आपका स्वागत। अश्विनी शाही जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी सपा का पक्ष रखने के लिए सपा स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत करते हुए, पहले जब धनखड़ साहब को लेकर मुद्दा उठा था तो जाटों की तरफ ये पॉलिटिक्स जाती हुई दिख रही थी, जाट का अपमान,
किसानों का अपमान। अब लेकिन जब खड़गे साहब ने ये कहा कि मैं दलित हूं और मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, तो मायावती जी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उस बयान पे। उन्होंने बल्कि जगदीप धनखड़ साहब की बात को लेकर ज्यादा तवज्जो दी और फिर क्लियर हो गया कि मायावती नहीं चाहती कि उनको जो वोट दलितों का मिलता आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस के पास चला जाए। इस पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं सर? संसद से शुरू हुई पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और अब ये वोट डिवीजन या फिर कास्ट डिवीजन की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी, अभी आपको ये सवाल आपने मुझसे किया है। जी दिनेश सर, कैसे समझाएंगे इसे? जी जी जी, देखिए, इलेक्शन लोकसभा का चुनाव सर पर है जी, और इस प्रकार के जो हथकंडे हैं या इस प्रकार की जो रणनीतियां हैं वो अभी और आपको मुखर देखने को मिलेंगी, जिन्हें विपक्ष किसी न किसी रूप में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। मायावती का आपने भी जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश में किसी गठबंधन के साथ यानी कि इंडिया अलायंस के साथ अगर मायावती नहीं है तो इसका क्या हश्र होगा अलायंस का, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं वो भी अपनी अंतरात्मा की तरह से अच्छी तरह जानते हैं, अपनी हाथ की रेखाओं की तरह जानते समझते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई चांस नहीं है। मायावती ने बहुत आज क्लियर कर दिया है। अखिलेश यादव जी का जहां तक प्रश्न है, एक छटपटाहट है, पराजय की एक छटपटाहट है। 3 राज्यों में जिस प्रकार से पराजय का सामना करना पड़ा इसको, विपक्ष को, खास तौर से कांग्रेस को, उसका हश्र या उसके अंदर से जो टीस है उसको किसी न किसी रूप में चुनाव तक या चुनाव के भीतर निकालने की कोशिश ही रहेगी। जहां तक विजय का सवाल है, पारुल, हमें तो कहीं नजर नहीं आता इस समय उत्तर प्रदेश, क्या देश भर के अंदर जो वातावरण है उसमें ये विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो लोकसभा के अंदर कुछ भी कर ले, चाहे वो बाहर कुछ भी कर ले, चाहे वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर ले, कुछ भी कर ले, इसको जनता लाइव देख रही है। अब वो जमाना खत्म हो गया जब जनता देखते नहीं थी, अब वो तो अपनी आंखों से देख रही है और वो खुद निष्कर्ष निकाल रही है। पारुल, एक बात हम बता दें, इस देश की जनता अब किसी मीडिया के पीछे नहीं है, वो खुद अपडेट होना जानती है। एक कॉमन आदमी भी समझता है इस बात को कि उसे क्या करना है। इसलिए विपक्ष का जहां तक प्रश्न है या जो भी रणनीतियां या जो भी चीज आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान पर इसका कोई असर पड़ेगा। बम्पर जीत की तरफ जा रही बीजेपी भाई। और भी बात और है, इलेक्शन सिर्फ मोदी के कंधों पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर दूसरा व्यक्ति को यह दावा करता हो कि वो उसकी बहुत बड़ी हैसियत है, उसके पास प्रचंड लोग हैं, तो यह भूल होगी। इलेक्शन मोदी और कमल 2 पर जा रहा है, इलेक्शन बाकी किसी पर नहीं जा रहा। 3 राज्यों के जो चुनाव आए हैं जनता ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इलेक्शन मोदी ने लड़ा है, बाकी जितने लोग थे सब देख रहे थे। 24 से पहले और भी कई सारी चीजें आपको देखने सुनने को मिल जाएंगी, इस बात को भली भांति समझकर रखिए। ये दिनेश शर्मा जी भी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से जहां जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कपिस जी, और इसलिए जरूरी है कि ये जानना कि इस मामले में स्टैंड क्या है, धनखड़ साहब या खड़गे साहब। जी कपिस जी, म्यूट है शायद डिवाइस। जी जी कहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई एक मुद्दा नहीं होता है, कोई एक स्टेटस नहीं। परिस्थिति के जन्य जो है वो फैसले होते हैं राजनीति, और समाजवादी इस पार्टी को बेहतर ढंग से समझ सकते। मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए, और मुद्दा इस देश की बेरोजगारी है, इस देश की महंगाई है, चिकित्सा व्यवस्था की दुर्व्यवस्था है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जिन बातों को, हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, पंजाब में कहां क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ, दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ, वहां कौन है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में कौन है, मिजोरम में कौन है, इतने एक्साइटेड है। चलिए, अच्छी बात। लेकिन एक विश्लेषण तो बहुत स्पष्ट ही है, इस देश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट के 5 साल के शासनकाल में 258 सांसद निलंबित नहीं किए गए, और वो भी सत्ता पक्ष से एक नहीं, वो भी नहीं
जिन्होंने एक विशेष धर्म जाति पर ऐसे शब्दों का प्रहार किया था कि कहना और कहने में भी हमें शर्म आती। क्या उनको 5 मिनट के लिए भी निलंबित किया गया? ऐसी लोकतांत्रिक सरकार करती है क्या कि आप एक धर्म विशेष को आतंकवादी कह दो, आप कटुआ और भड़वा कह दो, आप कह दो कि हम तुम्हें बाहर देख लेंगे सांसद को, आप दंगे फैलाने की बात करने लगो संसद के अंदर सीढ़ी में, और उसको आप 1 मिनट के लिए भी निलंबित ना करें, तो ये दिखाता है कि ये तानाशाही। सवाल जायज है आपका, लेकिन मेरा सवाल आप शायद भूल गए। मैंने ये कहा था कि आप धनखड़ साहब के साथ स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे या फिर आप खड़गे साहब के साथ? पॉलिटिक्स दो तरफ चल चुकी है संसद मामले में। तो देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ मिमिक्री के मामले, क्योंकि उनसे बढ़िया मिमिक्री कोई करता ही नहीं। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को करते हैं ना तमाम ये मिमिक्री पसंद नहीं आई आपको बनर्जी साहब की? नहीं, बात हो रहे हैं वो सुंदर नहीं लगी शायद आपको, इसलिए आप बच रहे हैं उससे। मैं आपकी मेमोरी के लिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल सारी चीजें पता है, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा हो चला है और मिमिक्री से इतर धनखड़ और खड़गे हो चुका है। एक मामला है, ये मान हानिकारक नहीं है। अगर आप मेरी स्टाइल उतार रहे हैं तो क्या आप मेरी मानहानि कर रही हैं क्या? अरे उस एक हमारी स्टाइल है तो आप उतार रही हैं। लोग अमिताभ बच्चन की उतारते, लेकिन आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ना। अगर मैं आपको कॉपी कर रही हूँ और आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पसंद ना पसंद अपनी जगह, मोदी जी के उसे आप मान या अपमान से आप जोड़ सकते हैं, आपका व्यक्तिगत आपकी पसंद है ना। आप ये भी तो आपको ये अधिकार है कि आप उसे पसंद करते हैं नहीं करते। खैर आप बच रहे मेरे सवाल से कपिल जी, मैं समझ रही हूँ। आप मेरे सवाल से आप बताइए ना, आप धनखड़ साहब के अपमान के साथ हैं या खड़गे साहब का दलित कार्ड के साथ हैं? इतना क्लियर कर दीजिए। जो आपके भगवान है नरेंद्र मोदी, जिनको आप बचा रहे हैं। अरे मैं किसी को नहीं बचा रही कपिल जी, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और महादेव, उन्हें ही मैं मानती हूँ और उनसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए। और अब बेहतर है कि आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। आप भी अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, वैसे आपको भी ट्राई करना चाहिए मुझे लगता है। क्या कहना अच्छा लगता है क्या आपको भी मिमिक्री करने पर मुझे लगता है अवार्ड मिल जाना चाहिए। चौधरी को जो है वो सुपर्णरेखा कहना शोभा देता है क्या? ये किसकी मिमिक्री है? मैंने कहा सर वो भी बयान है, उनको मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि वो सब एकदम पाक साफ हो गए, लेकिन आपको भी तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना। अगर ये जातियों में डिवीजन करते हुए मुद्दा बढ़ रहा है तो या आप खड़गे साहब के दलित कार्ड के साथ हैं या फिर धनखड़ साहब के जाट वाले मैटर के साथ हैं, बताना पड़ेगा ना। धनखड़ साहब का जाट का मसला नहीं है, इसलिए मसला नहीं है कि वो संवैधानिक पद पर हैं, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए प्रदर्शन और पुतला दहन शुरू हो गया है, तो उन लोगों को तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आ रही हूँ अश्विनी शाह जी के पास जा रही हूँ, रुक जाइए। की इज्जत रौंदी है अपने सांसद से ब्रिजभूषण कपिल जी, जवाब नहीं आपके पास मेरे सवाल का, मैं समझ गई आप बच गए, आप बचना चाह रहे हैं। रोहन जी के पास जा रहे हैं, ठीक है शाही से आ रहे हैं आपके पास। रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। नहीं रही है रोहन जी, लगा मायावती जी को कि रूसी उपचुनाव में आपका गठबंधन लड़ा तो दलित वोट शिफ्ट हो गया, ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसा हो, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि धनखड़ साहब की जो मिमिक्री है वो अशोभनीय थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और उसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने एक मैटर उठाया जिसमें वो खड़गे साहब के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। जबकि यूपी में अगर आपको दलित वोट चाहिए तो मायावती भी चाहिए, कह सकते हैं, क्योंकि एक उपचुनाव जीतना अलग बात हो जाती है और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में लोकसभा चुनाव में अपना वर्चस्व खासतौर पर दलित वोट अपने पक्ष में करना ही अलग बात हो जाती है। अब कहिए सर रोहन साहब जी, कहिए। मामला ये है कि बहन जी क्या किस मामले में क्या स्टैंड ले रही, इस पे तो टिप्पणी करने का मेरे पास अधिकार नहीं है, अधिकृत भी नहीं हूँ। लेकिन खड़गे साहब ने जो कहा और धनखड़ साहब जिस चीजों से गुजर रहे हैं उसके लिए, धनखड़ साहब जाट हैं आज से पहले मुझे नहीं पता था। उन्होंने ऐसे मोदी जी तो कि देश में सिर्फ 2 ही जाति हैं, सारी जातियां मानते नहीं, लेकिन उनकी ठीक है वो ना ट्रेवल कर रहे हैं और राहुल जी तो शायद हो सकता है नेटवर्क इशू आया हो। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ। अश्विनी शाही जी, संसद से इतने सारे सांसदों का निलंबन, बात कहां से शुरू हुई थी, कहां आ गई और अब जातियों में डिवीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मुद्दे का। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आया है, ये सारे मुद्दे अभी और भी आपको दिखाई देंगे, आप चौंक जाएंगे, इतने सारे मुद्दे आपको दिखाई देंगे।
ये सारी चीजों की आवश्यकता थी सर। मिमिक्री हुई, उसके बाद हमने देखा कि इस पूरे मामले को उठता हुआ देखा, फिर खड़गे साहब कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं बोलने दे रहे आप लोग खड़गे जी को राज्यसभा में, बताइए। खड़गे जी को कब रोका गया है? ये तो एक बिलाप का उन्होंने मुद्दा बनाया है। आज तक आपने इतना आचरण विहीन, अनुशासन विहीन कभी विपक्ष देखा था? देश में इतने राष्ट्र हित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बिल पास किए जा रहे हैं, और आज हमारे सांसद कह रहे हैं मुझे भी सस्पेंड करो, मुझे भी सस्पेंड करो। आज तक ऐसा कभी सदन में यह आचरण देखा गया था? और हमारे साथी कहते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, यहां ये किया, अपना जवाब नहीं देंगे। आज मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आगे कोई भी इंडिया अलायंस का जो भी हो, कुछ लोग अखिलेश वाले तो है ही हैं, कमलनाथ जी जो जैसे कह गए थे, अखिलेश जी ने किस पार्टी कहा वहां जाकर, इन लोगों का एक मजबूरी का गठबंधन है। आज ये ठगबंधन जो है ना अपना संयोजक दे पाया, ना झंडा दे पाया, लेकिन लड़ने के लिए तैयार बीजेपी से हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी किस तरीके से कांग्रेस के तरफ हैं, अखिलेश जी कांग्रेस के विरोध में हैं, कहते हैं कि नहीं, मायावती जी कहाँ है कांग्रेस के साथ? वो तो होती तो वो खड़गे जी के साथ स्टैंड लेती, लेकिन उन्होंने तो धनखड़ साहब की मिमिक्री को अशोभनीय बताया है। ये अखिलेश जी ने कहा है ना। रोहन जी को म्यूट कीजिए प्लीज, अभी वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका नॉइस आसपास से आ रहा है, प्लीज। हाँ, कई अश्विनी शाही जी। अखिलेश जी ने ही कहा है इस बात को कि मायावती जी अगर कांग्रेस से दूरी बनाए तो उनका इस गठबंधन में स्वागत है, वरना नहीं है। ये स्थितियां आई हैं भाजपा के साथ, कह रहे भाजपा से, कहीं कह रहा कोई भाजपा से गठबंधन कर रही हैं। तो अखिलेश जी का जो बयान आ रहा है, हम उसी पर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भाजपा से दूरी बना लीजिए। कांग्रेस का साथ सुनने में आया है कि बीएसपी से जो है उनका पैठ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी सीट नहीं देंगे उनको। स्थितियां बड़ी इतिहास में पहली दफा सर इतने सारे सांसदों का निलंबन होना, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और अब ये सियासत जो हम यूपी में देख रहे हैं, ये जो अब जातिगत समीकरणों पर ये जाती हुई दिख रही है, ये बताइए ना कि इतने सारे सांसदों के निलंबन को लेकर आप क्या जवाब देंगे? इतना मतलब इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन किसी को तो निलंबित नहीं किया आपने। अरे पारुल जी, ठक्कर आयोग में का जब मुद्दा उठा 89 में, तो कितने सांसद निलंबित किए गए थे? क्या विपक्ष भूल गया है इस चीज को? 89 में 63 या पता नहीं कितने सांसद निलंबित किए गए थे। वहां पर तो किसी ने ये नहीं कहा था कि मुझे निलंबित करो, फिर क्यों किया गया? यहाँ पर तो सांसद ये भी मजेदार है कहा कि सांसद खुद आके कह रहे हैं, एक भी बचा हुआ था तो वो भी अकेला महसूस हो रहा था, तो उन्होंने भी जाके निलंबन की कार्रवाई करवा ली। आखिर बिल पास हो रहे थे, वहां पर जो नुमाइंदगी करते हैं ये लोग 18, 20 लाख, 25 लाख लोग। आ रही हूँ कपिश जी, आ रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपकी और उनकी बातें क्लैश हो रही हैं। रुक जाइए कपिश जी, आपके पास ही आ जाऊंगी इसके बाद, जल्दी से कंप्लीट कीजिए शाही साहब। जी, जनहित के मुद्दे का बिल उठाया गया। क्या उन सांसदों का ये फर्ज नहीं बनता था कि 18 से 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उनको भेजा गया है? और हर व्यक्ति इस आईपीसी, सीआरपीसी के बदलाव में जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है, उससे हर आदमी इफेक्टेड होगा। तो उनका एक नियम और नियत बनती थी कि जाकर वहां पर चर्चा करते, लेकिन संसद की सुरक्षा मुद्दा भी तो बड़ा ही था ना शाही जी, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? उस पर ही तो बात करना चाह रहा था विपक्ष, उस पर ही तो गृह मंत्री के जवाब चाह रहे थे। हाँ कहिए जल्दी से, 30-10 सेकंड में। देखिए, यूएपीए में हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने आतंकी घटना माना, विपक्ष ने उसको बिगड़े हुए कहा बेरोजगार हैं, जबकि बेरोजगारी 3.2% है, विपक्ष उनका साथ दे रहा है। लेकिन 5 मई 94 को एक घटना हुई, वहां पर भी एक व्यक्ति कूदा, फिर 24 अगस्त 94 को एक व्यक्ति कूदा, उस समय इन लोगों ने माफ कर दिया। जांच तक नहीं किया इन लोगों ने, जांच करने की जरूरत नहीं। ठीक है, रोहन जी कनेक्ट हो गए अब हमारे साथ, उनके पास हमें जाना होगा क्योंकि वो अपनी बात नहीं रख पाए थे। तो रोहन जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लें इस मामले में, उसके बाद आप लोगों के पास आएंगे कपिश जी। रुक जाइए शाही जी, थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज। कहिए रोहन जी। जी कहिए, अपनी बात पूरी कर ले जी। पारुल जी, तो बात ये है कि धनखड़ साहब ने आज बोला कि वो जाट हैं, ये जाट है, इससे पहले देश में बाकी लोग नहीं जानते थे। वो उपराष्ट्रपति हैं, वो पद से, जातियों से और इन सारी चीजों से परे हैं।
एक बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि उनका शारीरिक ढांचा इस तरह का है या उनका व्यवहार इस तरह का, सार्वजनिक व्यवहार रहा होगा जिसकी कोई चीज ने मिमिक्री करी हो। कल्याण बनर्जी जी ने इस पे बोला भी, अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि हाँ, और उनको किसी को बुरा भी लगा तो फिर कल्याण बनर्जी ने माफी भी मांग ली है। बात इसकी नहीं है। और रही बात ये धनखड़ साहब की जाति की कार्ड या जाट वाली बात पे, तो इसका मैं बताऊं आपको कि जाटों के नेता नहीं है धनखड़ साहब। जाटों में कोई इनका ना कोई पकड़ है। झुनझुनवाला जो चुनाव लड़ते थे, हम लोग के तो कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, सारे दलों में रह के वापस ये यहाँ पर आए हैं। इनकी पॉलिटिकल क्या सोच क्या, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पॉलिटिक्स जानने समझने में सारे लोग देख रहे हैं। और ये अच्छी चीज भी हुई है। इन्होंने जिस तरह से 150 लोग अब तक लगभग 150-200 लोग निलंबित कर चुके हैं, इससे दुनिया भी देख समझ रही है कि भारत में प्रजातंत्र का क्या हाल है। और रही बात खड़गे साहब को दलित ना होने बोलने देने, बिल्कुल जायज बात है। आप भारत के मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं सदन में, इतने पुराना उनका अनुभव है राजनीति का, उनको आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप हरे को सस्पेंड कर देते हैं। दलित बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो दलित कार्ड खेल भी रहे हैं। वहाँ धनखड़ जी की जाति जब नरेंद्र मोदी जी भारी सभा में पिछड़ा बोल रहे होते हैं, जबकि मोदी जाति को खुद नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ी लिस्ट में डाला, उससे पहले वो जनरल लिस्ट में थी। तो बात उसकी तो है ही नहीं ना। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, जब इन्होंने ऑल आउट क्यों बोला? जब इस बात को आपको तवज्जो नहीं देनी थी तो क्यों खड़गे साहब को बोलना पड़ा कि मैं दलित तो इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा? क्यों बोलना पड़ा? चिंता जायज है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। बोले तो जाति ऐड करके बोले, दूसरे बोले तो ना बोले, ये आपको डाइजेस्ट होता है, दूसरी बात डाइजेस्ट नहीं होती। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि उन दलित इसीलिए तो नहीं बोलने दिया जा रहा है उनको। अगर डिप्लोमेटिक जवाब है आपका सरदारों की मिमिक्री का, तो जाति आप जाति कार्ड खेले तो चलेगा, और दूसरा अगर कोई जाति इस्तेमाल करके बात करे तो आप कह रहे हैं नहीं, वो तो गलत हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है दिनेश जी, दो अलग बातें हैं। कमिंग बैक आ रही हूँ वापस रोहन जी, दो अलग बातें नहीं है, बात एक ही है, आप दोनों को अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। दिनेश जी, मामला साफ है कि इस तरह के मामले हमें आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जनता के मुद्दे वाकई पीछे छूट रहे हैं जिस पर अब दल बात नहीं करना चाहते। एक पिच तैयार हो गई है जिस पर ये तमाम लोग अब चल रहे हैं, खेल रहे हैं और किस तरह से जनता के मुद्दे छूट रहे हैं। दूसरा, अगर तमाम मुद्दों पर आपकी डिंपल जी निकल आती हैं तब आप कहते हैं कि हमें गलत लगा, लेकिन वहीं आपसे मीडिया पूछता है कि आपको इस बारे में क्या जवाब देना, तो आप कहते हैं महंगाई बेरोजगारी। तो आप संसद में क्यों नहीं महंगाई बेरोजगारी की बात करते? दिनेश जी। पारुल, महंगाई बेरोजगारी ये वो मुद्दे हैं जो हर एक की जुबान पर रहते हैं, जिनको कि केवल अपनी बात को उनसे सवाल किया गया तो वो इस मुद्दे पर उतर आते हैं। अब तो ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते करते आदमी सीधे मोदी पर पहुंच जाता है, सीधे योगी पर पहुंच जाता है, विषय कुछ और होता है और चल कहीं और पड़ते हैं। हमारे मित्र कपिल जी बहुत बढ़िया आदमी है, देखिए अभी इन्होंने क्या बोला, कहीं की बात कहीं लेके बैठ गए। अरे भाई ठीक है, अपनी बात अपने पार्टी के एजेंडे को रखिए, अपने नेताओं के बयानों का बचाव कीजिए, लेकिन उस सच्चाई को भी तो स्वीकार करिए जिसका सामना करते करते समाजवादी पार्टी बहुत पीछे चली गई, कोई संभावना नजर नहीं आती। मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने अनुभव पर बोल रहा हूं कपिल जी, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। जो आपने कटाक्ष किया, आप अगर अपने अनुभव जो पे बोल रहे कटाक्ष हो किया भाई मेरे, तो जो आपने कटाक्ष किया, जो आपने 2017 में अभिमत पाए थे और जितनी सीटें पाई थी उसमें 80 सीटें समाजवादी पार्टी ने आपको कम कर दी और आपको बढ़ती हुई चीज नहीं दिखाई दे रही। हम कभी भी 4 बार अगर सत्ता में आए उत्तर प्रदेश के अंदर, तब भी हमारे 37% वोट नहीं थे। 2022 में हमारे 37% वोट रहे, 200 से 210 सीटें ऐसी रही। ये परसेंटेज हमने अपनी सरकार खोई है और आपको ये चीजें नहीं दिखती। कपिल जी आप तो चश्मा लगाए बैठे। समय कम है मेरे पास, एक टिप्पणी और लेनी है मुझे। ठीक है, स्वीकार कीजिए। कपिल जी पूरी पत्रकारिता पीठ पत्रकारिता के लेवल पर आ गई है कि आपको प्रवक्ता उद्बोधित करना पड़ रहा है। देखिए, अगर आपने पीठ पत्रकारिता का जिक्र किया है तो मैं आपको बता दूं, आपके जो अध्यक्ष अखिलेश जी वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, समझे। अगर स्पष्ट राजनीति की बात की जाए तो अपने बात को अपने बेइज्जती की वो क्या राजनीति थी, मुलायम सिंह यादव को बंदर बना के मार डाला, ये क्या राजनीति थी? क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप
ऐसी बहुत सारी और बहुत पुरानी बातें हैं जिनको रखिएगा तो पूरी डिबेट कम पड़ जाएगी पुरानी बातों को याद करने में। बहरहाल संसद सुरक्षा का आज मुद्दा था जिसको लेकर जगदीप धनखड़ साहब की बात जब उठी तो जातिगत कार्ड अब सामने आने लगे। तू मैमे वाली बहस मत कीजिए और इस बहस से कुछ सिला भी नहीं निकलने वाला है। कपिल जी देखिए, सीधी सी बात है, वोट परसेंटेज ज्यादा हो, सीटें आपने पिछले से ज्यादा ले आई हो, लेकिन उसके बाद जो जीता वही सिकंदर होता है सर, सीधी सी बात तो ये है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे देश के संसद में सुरक्षा के चूक मामले से उठाए पूरा विवाद जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री तक पहुंचा और मिमिक्री के बाद उनके अपमान से जोड़ा गया, फिर जाट और किसान भी मुद्दा जुड़ गया, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन आते आते फिर खड़गे साहब पहुंचे, बोले कि राज्यसभा में मैं दलित हूं इसलिए मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। मायावती जी दलित नाम से कैसे चुप हो जाती, उनकी भी टिप्पणी आ गई, धनखड़ साहब के साथ वो स्टैंड लेते हुए दिखाई दी। सवाल ये कि क्या फिर से आ गया है पूरा चुनाव 2024 का जाति पर, तमाम मुद्दे एक बार फिर हो जाएंगे गौण। देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दा और कितना उठता है, कितनी हवा में चलता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।